फैट्स होते हैं जिनके अंदर मोर देन वन डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली सनफ्लावर ऑयल जो है बेसिकली वो क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स है। लिपिड्स क्या है बेसिकली, तो लिपिड्स के बारे में हमने पढ़ा कि लिपिड्स बेसिकली हमारे पास इसकी जो कंपोजिशन है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। और हमने पढ़ा कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है 1:2 के साथ प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीजन समटाइम प्रेजेंट होता है ट्रेस अमाउंट्स में, ठीक है। उसके बाद हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ा कि लिपिड्स के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, एक ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि लिपिड्स को हम क्लासीफाई करते में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर। सैचुरेटेड फैट्स वो हैं जिनके अंदर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि चेन्स में, उनके हाइड्रोकार्बन चेन्स में कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन वहां पे मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स पाए जाते हैं। यह है सैचुरेटेड फैट्स। दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया अनसैचुरेटेड फैट्स को। अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर तो डबल बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम हाइड्रोजन नंबर्स नहीं होते, हाइड्रोजन एटम्स नहीं होते। और इसके अलावा अनसैचुरेटेड फैट्स में हमने डिस्कस फैट्स, और दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड। मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स वो है जहाँ पे मल्टीपल डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका हमने डिस्कस किया, इसकी एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। और लिपिड्स में इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फैट्स आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिपिड्स। फैट्स क्या है, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिपिड्स है। फैट्स आप लोग पढ़ते हैं तो फैट्स बेसिकली क्या है, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिपिड। लिपिड एक ब्रॉड कैटेगरी है, फिर फैट्स उसके अंदर एक सब कैटेगरी है, ठीक है। सो केमिकली ऑल फैट्स आर ट्राइग्लिसराइड। जितने भी हमारे पास फैट्स हैं तो ये क्या होते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक है। दे हैव 3 फैटी एसिड बॉन्डेड टू 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने अभी पढ़ा कि जितने भी लिपिड्स हैं वहाँ पे दो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से होते हैं, ग्लिसरॉल और दूसरा फैटी एसिड्स। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि जो फैट्स हैं तो इनको ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। ट्राइग्लिसराइड का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हैं और 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, केमिकली कंपोजिशन है किस चीज की, फैट्स। और फैट्स क्या है, फैट्स इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिपिड। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा लिपिड के हवाले से। और लिपिड की यहाँ पे हम बात करते हैं, हमने बात की स्टेरॉइड्स की। तो स्टेरॉइड्स आर लिपिड विद 4 रिंग बॉन्डेड टुगेदर। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। स्टेरॉइड्स आर वाइटल एज हार्मोन्स व्हिच आर केमिकल सिग्नल्स यूज्ड इन द बॉडी। आपकी बॉडी में हार्मोन्स जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज, मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वो जो हार्मोन्स हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, समटाइम वो स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हार्मोन्स ऑल द टाइम स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं। सम हार्मोन्स ऐसे हैं कि वो क्या होते हैं, वो प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स के बने होते हैं, लेकिन समटाइम ये क्या होते हैं, समटाइम ये स्टेरॉइड्स होते हैं। लाइक आपके पास जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं आपकी बॉडी में, और वो हार्मोन्स क्या करते हैं कि वो बेसिकली आपके फ्लाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में, आपके जो आप कभी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो बेसिकली स्टेरॉइड नेचर होते हैं, ठीक है। जो कि आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं उस कंडीशन के लिए, एक्सरसाइज के लिए या जो भी कंडीशन है, ठीक है, उसके लिए। तीसरा जो बायोमॉलिक्यूल हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स बेसिकली दे सर्व मेनी वाइटल फंक्शंस इन द बॉडी। उसमें यह है कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, एंजाइम्स हैं, इसके अलावा जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं, फाइटिंग इन्फेक्शंस हैं, ठीक है। तो ये इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के हमारे बॉडी में। एक तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट की हमने बात की। दूसरे नंबर पे एंजाइम्स जो है वो, कि बेसिकली एंजाइम्स जो है वो बेसिकली बायो कैटलिस्ट हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। इसके अलावा जो है वो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स भी हैं। हमने पढ़ा मेम्ब्रेन्स के केस में कि मेम्ब्रेन्स के केस में ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करते हैं। चीजें जो है वो, मॉलिक्यूल जो है वो सेल से इनसाइड, सेल के इनसाइड, सेल के आउटसाइड मूव करते हैं थ्रू दी प्रोटीन चैनल्स। इसके अलावा पार्टिंग इन्फेक्शन की बात अगर हम करें तो बेसिकली प्रोटीन्स आपके इम्यून सिस्टम के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाती है, कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई फंजाई आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन काज करता है तो उसके अगेंस्ट भी ये फाइट करते हैं प्रोटीन। इसके अलावा भी काफी सारे फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के हमारे बॉडी में, ठीक है।
सो प्रोटीन्स जो है बेसिकली, अब प्रोटीन्स की कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन्स किस चीज के बने होते हैं, तो बेसिकली प्रोटीन्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है क्योंकि हम दो बायोमोलिक्यूल्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन भी ऐड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे सल्फर भी प्रेजेंट होता है समटाइम, ठीक है। ये बेसिकली इसकी केमिकल कंपोजिशन है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स के जो मोनोमर्स होते हैं उनको अमीनो एसिड्स कहा जाता है, और पॉलीमर्स होते हैं उनको पॉलीपेप्टाइड्स कहा जाता है प्रोटीन्स के, ठीक है। जो polymers होते हैं। So a peptide is a chain of amino acids. So a polypeptide is several chains put together. पेप्टाइड क्या है, पेप्टाइड एक टर्मिनोलॉजी है, ये आप लोग उसको नोट कर ले कि पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड क्या है। तो पेप्टाइड बेसिकली एक चेन होता है अमीनो एसिड्स का, और जब मल्टीपल पेप्टाइड्स कंबाइन हो जाते हैं तो उसको पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक टर्मिनोलॉजी आप लोग नोट कर लें, ये आपसे पूछा जा सकता है आपके पेपर में, ठीक है। ये पॉलीपेप्टाइड क्या है, प्रोटीन्स किस चीज से बने होते हैं, प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट क्या है, और पॉलीपेप्टाइड्स क्या है, और पेप्टाइड्स क्या है। इसके अलावा प्रोटीन्स की हमने बात की कि इसका बेसिक यूनिट जो है, बिल्डिंग यूनिट जो है वो अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो ऑल अमाइनो एसिड कंटेन्स, अमाइनो एसिड को अगर हम देखें, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो ऑल अमाइनो कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज एन टर्मिनल या अमाइनो टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं एन ग्रुप या एन टर्मिनल या अमाइनो ग्रुप इसको कहा जाता है, ठीक है। इट कंटेन्स नाइट्रोजन, इस वजह से इसको, इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसको अमाइनो टर्मिनल कहा जाता है, जिसकी वजह से इसको एन टर्मिनल कहा जाता है। इसके अलावा एक अमीनो एसिड्स के अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो जाता है, कार्बोक्सिल प्रेजेंट होता है, सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसको यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर, ठीक है। और एक होता है आर ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको वेरिएबल ग्रुप या आर ग्रुप कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर ये अमीनो एसिड का आर ग्रुप है, ये वेरिएबल ग्रुप है, ठीक है। दिस डिफर्स फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द नेक्स्ट। ये जो वेरिएबल ग्रुप है ये क्या होता है, ये जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, लाइक हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं, तो उनके अंदर ये क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं, ये वेरिएबल ग्रुप्स। इस वजह से वो जो अमीनो एसिड्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। देयर आर 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स एंड दस 20 पॉसिबल आर ग्रुप्स। 20 पॉसिबल अमीनो एसिड्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि 20 पॉसिबल आर ग्रुप्स फ्री होंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उन सबका आर ग्रुप क्या होता है, वेरी करता है, डिफरेंट होता है। अमीनो एसिड्स आर बाउंड टुगेदर थ्रू डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ठीक है। हमने वहां पे भी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का प्रोसेस डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स के केस में भी, यहाँ प्रोटीन्स के केस में भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं जब वो आपस में बांड बनाते हैं उसको पेप्टाइड बांड कहते हैं। तो वो जो पेप्टाइड बांड यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, रिमूव हो रहा है, जिसको जिसकी वजह से इसको, इस प्रोसेस को भी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहा जाता है। लाइक द सी ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड बांड्स टू द एन ग्रुप ऑफ द अनदर अमीनो एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ एन ग्रुप है, एक तरफ सी ग्रुप है, तो डेफिनेटली एन ग्रुप जो है वो सी ग्रुप के साथ क्या करेगा, बांड बनाएगा, और वो बांड कौन सा होगा, पेप्टाइड बांड होगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन साइंथिसिस कहा जाता है। डिहाइड्रेशन साइंथिसिस क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं डिफरेंट, जो हमने डिस्कस किए कि देयर आर बेसिकली 20 अमीनो एसिड्स, ठीक है। वो अमीनो एसिड्स में हमारे पास फिर कैटेगरीज हैं, कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, कुछ कंडीशनली नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, और कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद नहीं प्रिपेयर करते, वो हमें बाहर से डाइट में लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं, ठीक है। या आपको बताया जा सकता है कि ये अमीनो एसिड है, इनमें से आप बताएं कि एसेंशियल कौन सा है और नॉन एसेंशियल कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये एसेंशियल है। और एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं करती और वो हमें डाइट में लेने पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंडीशनली नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि सम टाइम हमारी बॉडी अंडर स्ट्रेस होती है, या कोई डिजीज होती है, या कोई इस तरह की कंडीशन होती है, तो उस टाइम पर हमारे बॉडी वो अमीनो एसिड्स नहीं बनाती, तो वो भी हमें फिर बाहर से लेना पड़ता है, डाइट में लेना पड़ता है। और कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो नॉन एसेंशियल है, लाइक एलिनिन है, स्पार्टेट है, सिस्टीन है, ग्लूटामेट है, जो कि बेसिकली हमारी बॉडी बनाती है खुद, उसकी हमें डाइट में जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ इसकी कैटेगरीज हैं अमीनो एसिड्स की, और ये मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स हैं, लाइक हिस्टडीन है, एसोलिसिन है, लिवसीन, मिथ्योनीन,
ये बेसिकली बिल्डिंग यूनिट है किस चीज के, प्रोटीन्स के। ये 20 अमीनो एसिड डिफरेंट सीक्वेंसेस में मिलते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स की हमने बात की, और प्रोटीन्स बेसिकली जिस तरह हमने बात की लिपिड्स के केस में, स्टेरॉइड की, हार्मोन्स की हमने बात की, तो प्रोटीन्स भी हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। और इट एक्ट्स लाइक केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। हाउएवर प्रोटीन हार्मोन्स टू हैव डिफिकल्टी पासिंग द सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटीन्स आर लिपिड इनसॉल्युबल, ठीक है। और प्रोटीन लिपिड के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, जिसकी वजह से प्रोटीन्स जो है वो इस मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जो कि बेसिकली फास्फोलिपिड्स का बना होता है, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड जो स्टेरॉइड्स जो बेसिकली हैं वो लिपिड्स हैं। लिपिड्स क्योंकि वो उसके अंदर सॉल्युबल होते हैं, तो लिपिड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और वो सेल के इनसाइड तक जा सकते हैं, सेल के इनसाइड जा सकते हैं, ठीक है। As such, many proteins hormones have to fit a single receptor before they can affect the cell. तो इसलिए यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जितने भी प्रोटीन हार्मोन्स हैं उनके लिए एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जो कि सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, और वो रिसीव करता है, बेसिकली हार्मोन्स जनरेट होता है जो कि सेल के इनसाइड तक जाता है, और वो सेल को एक्टिवेट करता है, जो जिस पर्पस के लिए जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन के हिसाब से, इसकी साइंटिसिस के हिसाब से इसके मुख्तलिफ जो है वो फेजेस होते हैं प्रोटीन्स के, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी फेज है। प्राइमरी फेज में ये होता है कि जो अमीनो एसिड्स बाउंड टुगेदर थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स, इस प्रोसेस को कहते हैं, ये जो फेज है इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनको प्राइमरी प्रोटीन्स या प्राइमरी फेज कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जब ये सेकेंडरी फेज है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इस प्रोटीन्स का, उसमें यह है कि इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स आर बेंट एंड मोल्डेड एज नीडेड, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी। और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है स्ट्रक्चर वो है टर्शियरी। सो द एंटायर चेन ऑफ द अमीनो एसिड इज बेंट एंड मोल्डेड एज नीडेड, फॉर्मिंग अ सब यूनिट। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन्स का। और चौथे नंबर पे है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, मल्टीपल कंप्लीटेड सब यूनिट्स आर फिटेड टुगेदर टू मेक अ कंप्लीट प्रोटीन। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, दिस दिस इज बेसिकली दी प्राइमरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे जब सबसे टॉप पे आपको नजर आ रहे हैं डिफरेंट मल्टीपल कलर्स के जो आपके पास ये अमीनो एसिड्स कंबाइन हो रहे हैं, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसके अंदर ये फोल्डेड हुआ हुआ है, ये जो चेन है अमीनो एसिड्स का, दिस इज कॉल्ड दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसमें ये और कॉम्प्लेक्स फॉर्म इख्तियार कर लेता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाता है, दिस इज कॉल्ड दी टर्शियरी स्ट्रक्चर। और फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है जो कि बिल्कुल एक कंप्लीट प्रोटीन है, एक स्ट्रक्चरली कंप्लीट प्रोटीन है, दिस इज कॉल्ड दी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोटीन्स के वो प्रोडक्शन और सिंथेसिस के मुख्तलिफ फेजेस हैं कि इनिशियली प्रोटीन जब बनता है तो उसके अमीनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, एक लॉन्ग चेन बनता है, फिर वो उसके अंदर फोल्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो बीटा शीट्स और उसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, फिर उसके बाद वो एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। तो उस हिसाब से फिर उसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स डिफाइन किए जाते हैं। एंजाइम्स जो है बेसिकली, तो एंजाइम्स भी प्रोटीन्स हैं, ये इस बायोमोलिक्यूल के अंदर इंक्लूडेड है, इस प्रोटीन्स के अंदर इंक्लूडेड है एंजाइम्स। एंजाइम्स बेसिकली क्या है कि एंजाइम्स अ सब्सटेंस दैट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो बेसिकली हमने पढ़ा कि एंजाइम्स क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि बायोलॉजिकली केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं, उनको स्पीड अप करते हैं। So basically, without itself being altered in the process, the biological processes that occur within all living organisms are chemical reactions, and most are regulated by enzymes. Living organisms के अंदर जो प्रोसेस होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको ये रेगुलेट करते हैं ये एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स के अंदर एक ये बात है कि इनके अंदर खुद कोई चेंजेस नहीं होते, ये खुद उसी तरह से रहता है, उनका स्ट्रक्चर सेम रहता है, उनकी जो फंक्शनलिटी है वो भी सेम रहती है, लेकिन ये प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं, सब्सट्रेट को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में। किस तरह करते हैं हम इसको पढ़ेंगे आगे। बेसिकली एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर, मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स क्या हैं, ये प्रोटीन्स हैं, बट सम हैव नॉन प्रोटीन पार्ट कॉल्ड द कोफैक्टर। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट
पार्ट अटैच्ड है जिसको कोफैक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये चीज नोट करनी है कि प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम, लेकिन इसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है जिसको कोफैक्टर कहा जाता है। अब कोफैक्टर जो है इट इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम। कोफैक्टर अगर किसी एंजाइम के साथ अटैच्ड है तो वो कोफैक्टर फिर उसकी फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है, उसके बगैर वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। और कोफैक्टर इज अ केमिकल कंपाउंड और मेटालिक आयन। कोफैक्टर क्या हो सकता है? ये कोई केमिकल कंपाउंड हो सकता है, कोई मेटालिक आयन हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये कोफैक्टर जो है ये प्रोटीन पार्ट नहीं है। ठीक है, सो कोफैक्टर कैन बी कंसिडर्ड हेल्पर मॉलिक्यूल्स दैट असिस्ट इन द बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कोफैक्टर क्या है? एक हेल्पर मॉलिक्यूल है जो कि बेसिकली असिस्ट करता है एंजाइम को इस प्रोसेस, इन द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कोफैक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जो कोफैक्टर्स की हमने बात की कि एक नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है, या मेटालिक आयन हो सकता है, या कोई केमिकल कंपाउंड हो सकता है, तो वो जो कोफैक्टर है उसको फिर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम को एंजाइम भी कहते हैं। अब अगर हम को एंजाइम्स को फर्दर पढ़ें तो को एंजाइम्स फिर फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें एक प्रोस्टेटिक ग्रुप है, एक को सब्सट्रेट है। Prostate basically which consists of the coenzyme that is tightly or even covalently and permanently bound to the protein. Co-substrate वो क्या होता है कि this is basically they are transiently bound to the protein. Co-substrate may be released from a protein at some point and then rebind later. यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एंजाइम्स को। एंजाइम्स के बारे में हमने पढ़ा कि एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन एंजाइम्स के साथ समटाइम एक नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हो जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर जो है बेसिकली कोई केमिकल कंपाउंड भी है, इसके अलावा कोई मेटालिक आयन भी हो सकता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे डिस्कस स्लाइड के अंदर के जो कोफैक्टर्स होते हैं तो फिर उनको क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज में। कोई इनऑर्गेनिक आयन है, ठीक है, तो ये भी कोफैक्टर हो सकता है। इसके अलावा कोफैक्टर जो है वो कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोफैक्टर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा तो हम इसको कोएंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, और ये कोएंजाइम जो है इसके फिर फर्दर दो कैटेगरीज हैं, एक है प्रोस्टेटिक। तो प्रोस्टेटिक ग्रुप वो कोफैक्टर है, वो कोएंजाइम है जो टाइटली और कोवेलेंटली अटैच्ड होता है एंजाइम के साथ। ठीक है, परमानेंटली बाउंड होता है प्रोटीन के साथ, प्रोटीन मींस एंजाइम के साथ। ठीक है, प्रोस्टेटिक ग्रुप। और जो कोर सब्सट्रेट है तो कोर सब्सट्रेट सम टाइम अटैच होता है और सम टाइम ये डिटैच हो जाते हैं, सम टाइम ये डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, और फिर दोबारा अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? को सब्सट्रेट्स। और ये बेसिकली है, ये है कोफैक्टर है बेसिकली। ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से हम इसको कोएंजाइम कहते हैं। An active enzyme without the cofactor is called epoenzyme. एपोएंजाइम क्या है? एपोएंजाइम वो है कि वो एक एंजाइम है लेकिन उसके साथ कोई कोफैक्टर अटैच नहीं है, वो इनएक्टिव फॉर्म में है, तो उसको एपोएंजाइम कहा जाता है। while the complete enzyme with cofactor is called holoenzyme. लेकिन अगर ये कंप्लीट एंजाइम है फैक्टर कोफैक्टर भी साथ में अटैच्ड है तो उस एंजाइम को फिर होलो एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज आप लोग नोट कर लिया करें, ये आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एमसीक्यूज में कि एपो एंजाइम क्या है, होलो एंजाइम क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, उसको कोएंजाइम कहते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस हैं। ठीक है, फिर प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या है, सब्सट्रेट क्या है, तो ये सारी चीजें आपसे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सब्सट्रेट है, एंजाइम उसके साथ अटैच होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अटैचमेंट होती है, फिर उसके बाद इस सब्सट्रेट को वो एंजाइम कन्वर्ट कर देता है किसमें? प्रोडक्ट में। और एंजाइम आप देख रहे हैं कि इस प्रोसेस के अंदर एंजाइम के अंदर कोई चेंज नहीं आ रही है, एंजाइम वही है जो स्टार्ट से आप लोग ने यहाँ पे देख, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, सेम मॉर्फोलॉजी। ठीक है, और सेम इसकी जो फंक्शनलिटी, ये एंजाइम ने एक इस सब्सट्रेट को कन्वर्ट किया प्रोडक्ट में, फिर ये एंजाइम दोबारा अवेलेबल हो गया और ये दोबारा से सब्सट्रेट को कन्वर्ट कर सकता है प्रोडक्ट में। तो एंजाइम ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है, इसमें एंजाइम के अंदर कोई चेंजेस नहीं आती, एंजाइम हमेशा जो है वो सेम रहता है और वो दोबारा से उस सब्सट्रेट को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंजाइम, तो बेसिकली एंजाइम करते हैं कि इट स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस, बायोलॉजिकल जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको ये स्पीड अप करते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, दे आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, दे आर pH,
Some catalyze reversible reactions, some requires coenzymes. Coenzymes क्या है बेसिकली? Coenzymes are the organic molecules that act as a cofactor. ठीक है, हमने डिस्कस किया. They are inhibited by inhibitors. Enzymes जो है वो कुछ inhibitors होते हैं जो कि enzymes को inhibit करते हैं, उनकी एक्टिविटी को inhibit करते हैं, उनके एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से enzymes की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है. न्यूक्लिक एसिड चौथा बायोमोलिक्यूल है. फोर्थ नंबर पे जो बायोमोलिक्यूल है वो है न्यूक्लिक एसिड. So nucleic acids are biomolecules that contains the blueprints for the making proteins. न्यूक्लिक एसिड क्या है? जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि बेसिकली ब्लूप्रिंट्स हैं प्रोटीन्स के बनने के लिए. हमने प्रोटीन्स को पढ़ा. प्रोटीन्स बेसिकली अमीनो एसिड से बनते हैं. अमीनो एसिड्स में हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं, वो हमने डिस्कस किए. उन 20 अमीनो एसिड से थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं. अमीनो एसिड 20 है लेकिन उससे प्रोटीन्स जो है बहुत बनते हैं. थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं. किस किस वजह से बनते हैं? क्योंकि उन अमीनो एसिड की चेंज हो जाती है, उनके जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, उसकी जो बाइंडिंग सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है. इस वजह से वो सीक्वेंस के लिए जो ब्लू प्रिंट्स है, जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है? वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है, वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है. डीएनए इंफॉर्मेशन है आपके सेल के अंदर, और इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके आपके सेल्स प्रोटीन्स बनाते हैं. डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है. मैसेंजर आरएनए पर जाके क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं. प्रोटीन्स कौन बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं राइबोसोम्स. हमने डिस्कस किया पिछले क्लास में कि राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं. तो ये जो डीएनए है इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, और वो मैसेंजर आरएनए जाके अटैच होता है राइबोसोम के साथ, और वो राइबोसोम उसके कोड को रीड करता है और उसके मुताबिक वो प्रोटीन्स बनाते हैं. प्रोटीन्स कैसे बनाता है? कि अमीनो एसिड्स को कंबाइन करता है, एक दूसरे के साथ अटैच करवाता है और लॉन्ग चेन्स बनाता है. ठीक है. So nucleic acids also transmit genetic information to the next generation. न्यूक्लिक एसिड क्या करता है कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है नेक्स्ट जनरेशन में. ठीक है. तो ये बेसिकली वो इंफॉर्मेशन जो कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होता है वो बेसिकली क्या होता है? वो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में होता है. इट इंक्लूड्स डीएनए एंड आरएनए. ठीक है, हमारे पास जो ये न्यूक्लिक एसिड है इनके दो तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए. तो डीएनए जो है बेसिकली ये डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. ठीक है. और डीएनए जो है इसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है. हमने वहां पे भी पढ़ा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के केस में हमने पढ़ा कि डीऑक्सीराइबोस और राइबोस शुगर. तो जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है, और जो आरएनए है तो इसके अंदर राइबोस शुगर पाया जाता है. ठीक है. और इसके अलावा इसके बेसिस भी चेंज होते हैं. ठीक है. डीएनए के अंदर थायमीन पाया जाता है और आरएनए के अंदर यूरासिल पाया जाता है. ठीक है. तो ये इस वजह से भी इसको हम डीएनए आरएनए क्लासिफाई करते हैं. ठीक है. तो ये तीन बेसिकली यूनिट्स हैं, जो कि तीन बेसिकली पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम आरएनए और डीएनए को डिफरेंशिएट करते हैं. एक तो ये कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, और तीसरी बात यह है कि यहाँ पे थायमीन प्रेजेंट होता है. आरएनए के केस में क्या है कि एक तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, दूसरा यहाँ पे जो शुगर है वो शुगर क्या है? राइबोस शुगर है, और तीसरा पॉइंट यह है कि यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट होता है. ठीक है. नाइट्रोजनियस बेसिस है ये, हम बताते हैं अभी क्या है नाइट्रोजनियस बेसिस. तो न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है, ठीक है, उसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है. और इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है? कि न्यूक्लिक एसिड्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस. ठीक है. ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है. और जो इसका यूनिट है, जो इसका बिल्डिंग यूनिट है, जो इसका मोनोमर है, उसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है. ठीक है. और जो इसका पॉलीमर है उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है. एग्जाम्पल क्या है? डीएनए या आरएनए के एग्जाम्पल है. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के. जो बात की मोनोमर की, बिल्डिंग यूनिट की, डीएनए की, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. दिस इज न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. इस तरह हमने डिस्कस किया प्रोटीन्स के केस में कि अमीनो एसिड्स होते हैं, इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड के केस में और बाद जो मोनोमर्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड है. तो न्यूक्लियोटाइड जो है बेसिकली आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं. इसका एक शुगर होता है, बहुत शुगर इसलिए कहा जाता है कि ये 5 कार्बन है इसके अंदर. ठीक है. और इसके अलावा एक फॉस्फेट ग्रुप है, और यहाँ पे एक नाइट्रोजनियस बेस है. जो कि नाइट्रोजनियस बेस क्या होता है? ये वेरी करता है. साइटोसिन है, थायमीन है, एडेनिन है, गुवानिन है, ठीक है, यूरासिल है, तो ये वे करते हैं. बाकी ये जो बैकबोन है, ये जो शुगर है और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये सबका क्या होता है? सेम होता है. 5 कार्बन शुगर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अलावा नाइट्रोजनियस बेस यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है. तो ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है. ये न्यूक्लियोटाइड मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं. Basically, the 5 carbon sugar is deoxyribose in the case of DNA,
however it is ribose in the case of RNA, जो कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि RNA का जो राइबोस जो शुगर होगा उसको राइबोस शुगर कहा जाता है, और जो DNA का शुगर होगा उसको क्या कहा जाता है, उसको डीऑक्सिराइबोस कहा जाता है. दिस इज हाउ दीज मॉलिक्यूल्स गॉट देयर नेम. राइबोस और डीऑक्सिराइबोस के बेस पे हम उसको कहते हैं RNA और DNA, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो ये बेसिकली राइबोस और डीऑक्सिराइबोस के बेस पे. यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस पेयर्स. ठीक है, किस तरह से ये डीएनए का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाया गया है. यहाँ पे ये यूनिट्स आप देख सकते हैं, और ये किस तरह से आपस में बाइंडिंग करते हैं, और किस तरह से डबल स्ट्रैंड बनता है, किस तरह से इसका स्ट्रैंड बनता है. तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी यूनिट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं. ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा है, ये इस तरफ एक न्यूक्लियोटाइड है, ये इस तरफ है. तो ये यहाँ पे एक बना हुआ है, एक यहाँ पे चेन बना हुआ है. ठीक है, तो ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए का. ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है क्योंकि ये डबल स्ट्रैंड है. Nucleic acid, as stated earlier, nucleic acids are the traits. Also, DNA can be passed on from parents to child. This allows some characteristics to be passed down to offspring. These traits are considered hereditary. और RNA cannot be passed down to the offspring, however. न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको बताता है कि ये न्यूक्लिक एसिड जो है इट इज बेसिक ब्लूप्रिंट्स फॉर द प्रोटीन्स. प्रोटीन्स जितने आपके बॉडी में बनते हैं उनके लिए ब्लूप्रिंट्स, उनके लिए इंफॉर्मेशन कहाँ है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होती है. प्रोटीन्स बेसिकली आर मेड अप फ्रॉम दीज प्रोटीन्स. स्टिमुलेट्स की वजह से बनते हैं, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे बनते हैं. डीएनए जो है ये पास होती है, आपको पता है क्रोमोसोम जो है वो पास होते हैं, और पैटर्नल मदर से और फादर से जो है वो क्रोमोसोम क्या होते हैं, वो पास होते हैं नेक्स्ट जनरेशन. क्रोमोसोम बेसिकली क्या होते हैं, डीएनए होते हैं. ठीक है, इसका मतलब यह है कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से होते हैं वो अपस्ट्रीम में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं. और वो जो पेरेंट्स से अपस्ट्रीम में ट्रांसफर हो रहे हैं वो बेसिकली किसके थ्रू हो रहे हैं, वो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड के थ्रू हो रहे हैं. लेकिन एक चीज आप लोग नोट कर ले कि हमेशा जो ट्रांसफर होती है वो डीएनए ट्रांसफर होती है, आरएनए ट्रांसफर होती है. जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ डीएनए ट्रांसफर होते हैं. डीएनए और आरएनए एसिड है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहे हैं वो डीएनए के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं. क्रोमोसोम्स क्या है, डीएनए है. डीएनए और प्रोटीन से बने, हमने पढ़ा. तो ये हमारे पास क्या है, ये हमने न्यूक्लिक एसिड के हवाले से पढ़ा. हमने यहाँ पे डिस्कस किया देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड के हवाले से. ठीक है, और अभी आप लोग क्विज स्टार्ट होगा, तो कोई क्वेश्चन है तो अभी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, अभी आप क्वेश्चन अलाउ कर दें. सर क्वेश्चंस अलाउ हैं और आपको प्राइवेट में आ रहे होंगे. प्राइवेट में, अच्छा, ये एक न्यूक्लियोटाइड. अच्छा, वन बाय वन क्वेश्चन पूछे. मैंने मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड जो है बेसिकली ये बिल्डिंग यूनिट है किस चीज का. उसका मैंने आपको बताया कंपोजिशन के न्यूक्लियोटाइड किस चीज का बना होता है. न्यूक्लियोटाइड जो है बेसिकली वो बना होता है नाइट्रोजनियस बेस का. और दूसरा कि हमने डिस्कस किया देयर आर 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजनियस बेसिस, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है. और इसके अलावा जो है वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक राइबोस शुगर पाया जाता है, 5 कार्बन शुगर पाया जाता है. ठीक है, राइबोस या समटाइम डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, लेकिन वो 5 कार्बन शुगर होता है. और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है. दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड. एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा कि किस तरह से डीएनए जो है वो मेन डिफरेंसेस डीएनए और आरएनए के अंदर हमने 3 किए. एक तो सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड की बात आ जाती है. दूसरी बात यह है कि ये जो अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे टाइम दे दिया करें ताकि मैं फिर क्वेश्चन सकूं. तो डीएनए और आरएनए के अंदर जो डिफरेंस है वो यह है कि एक डीएनए आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होती है. दूसरे नंबर पे जो डिफरेंस है वो यह है कि डीएनए जो है अंदर जो शुगर होता है 5 कार्बन शुगर होता है, तो वो डीऑक्सीराइबोज होता है. और आरएनए
है वो राइबोज शुगर होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनियस बेस, और आरएनए के अंदर यूरासिल पाया जाता है। ठीक है, ये इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे ऊपर के डीएनए किस तरह से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। डीएनए जो है वो एक कोड होता है, एक सीक्वेंस होता है, एक मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है डीएनए का। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक सीक्वेंस है क्रोमोसोम्स। हमने पढ़े क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पाया जाता है, और वो क्रोमोसोम्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, गेमीट्स होते हैं, गेमीट्स आपको पता है, और वो गेमीट्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि बेसिकली डीएनए पे कंसिस्ट करते हैं, और वो डीएनए जो है वो इसका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। तो जो पेरेंट्स का जो डीएनए होता है वो ट्रांसफर होता है ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, तो वो जो इंफॉर्मेशन पेरेंट्स के अंदर डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो इंफॉर्मेशन ऑफस्प्रिंग के अंदर भी चले जाते हैं, वहां पे भी ये ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इन सिंपल वर्ड्स ये है कि हाफ इंफॉर्मेशन जो है वो फादर्स की तरफ से आ जाती है, और हाफ इंफॉर्मेशन मदर की तरफ से आ जाती है, और वो कंबाइन होके तो ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो जाती है इंफॉर्मेशन। और आरएनए जो है बेसिकली, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड सिंगल स्ट्रैंड है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आरएनए प्रोटीन प्रोटीन हार्मोन इसलिए डिफिकल्टी फील करते हैं क्योंकि बेसिकली वो लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, इस वजह से वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, कोएंजाइम्स एंड फर्दर डिवीजन रिपीट्स कर दे प्लीज। अच्छा, कोएंजाइम्स हमने डिस्कस किया कि जो कोफैक्टर होता है, और वो कोफैक्टर बेसिकली अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो फिर उसको हम कोएंजाइम कहते हैं। वो कोएंजाइम जो है बेसिकली उसको फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोएंजाइम क्या है। कोएंजाइम बेसिकली जो है वो कोएंजाइम बेसिकली जो है वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ठीक है, और कोएंजाइम के फिर दो हमने कैटेगरी पढ़े, एक प्रोस्टेटिक ग्रुप और एक को सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो हमने पढ़ा कि वो जो प्रोस्टेटिक ग्रुप है वो क्या होता है कि वो बार बार क्या होता है, वो बार बार वो प्रोस्टेटिक ग्रुप जो है वो कम्पैक्टली और टाइटली अटैच्ड होता है, कोवेलेंटली अटैच होता है, जो कि डिटैच नहीं होता। और जो प्रोस्टेटिक ग्रुप है, जो दूसरा ग्रुप है, ठीक है, वो क्या होता है बेसिकली, वो कोसब्स्ट्रेट, ये बेसिकली ये डिटेच होता रहता है। यहाँ पे आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप जो है वो टाइटली अटैच है, कोवेलेंटली, और ये परमानेंटली बाउंड होता है। और जो कोसब्स्ट्रेट है समटाइम अटैच हो जाता है, समटाइम डिटैच हो जाता है। ठीक है, ये इसके अंदर मेन डिफरेंस है। ऑब्जेक्टिव्स अभी आपका पेपर होगा उसमें आपको बताया जाएंगे। ठीक है, वाटर प्रूफ बैरियर्स इस तरह से हैं लिपिड्स के, ये बेसिकली वाटर इनसॉल्युबल हैं। ठीक है, जो वाटर इनसॉल्युबल हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वाटर प्रूफ है। ठीक है, ये वाटर प्रूफ बैरियर्स हैं, ये वाटर के साथ जो है वो बॉन्ड नहीं बना। ठीक है, उसकी केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, स्टेरॉइड्स आर soluble इन द बॉडी आर soluble, तो स्टेरॉइड जो है वो बॉडी के अंदर नहीं, लेकिन स्टेरॉइड्स लिपिड्स के अंदर soluble हैं। ठीक है, और वाटर के अंदर soluble नहीं है। बॉडी में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और जो जो क्वेश्चन मुझे नजर आ रहे हैं मैं उसको आंसर तो कर लूंगा। अच्छा, एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है basically तो हमने डिस्कस किया कि उसके एक साइड पे एन टर्मिनल होता है, दूसरी साइड पे पी टर्मिनल होता है, और एक साइड पे उसका जो होता है वो आर ग्रुप होता है। ठीक है, तो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल जो है ये दोनों का, ये सब जितने भी अमीनो एसिड हैं सबका सेम होता है, लेकिन जो टर्मिनल्स हैं वो चेंज होते हैं, वो वेरी करते हैं। जिस तरह के हमारे 20 अमीनो एसिड हैं, 20 आर ग्रुप्स भी होंगे। ठीक है, एग्जैक्टली यू कैन से दिस। बिल्कुल इस तरह ही है कि ये आपके प्रिवेंट करता है कि वाटर मॉलिक्यूल आपके सेल के अंदर ना जाए। अगर वाटर मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली सेल के अंदर जाएंगे तो बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्लाइड सामने पड़ा हुआ है एपो एंजाइम का और होलो एंजाइम का। एपो बेसिकली ये एपो एंजाइम जो है वो
एंजाइम है विदाउट अ कोफैक्टर, ठीक है। विदाउट अ कोफैक्टर जो एंजाइम है वो है एपो एंजाइम, और जब कोफैक्टर अटैच होता है तो उसको पॉली एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। एक्टिव फॉर्म में जो एंजाइम होता है, जब कोफैक्टर कंप्लीट होता है, कोफैक्टर अटैच होता है, तो उसको पॉली एंजाइम कहा जाता है। अच्छा, क्विज किस टाइम स्टार्ट होगा आप लोगों का? ये क्विज स्टार्ट होने वाला है वीरेन का, या हो गया है, ये क्या है? सर क्विज के जो टाइमिंग है वो है 8 PM, और आज 8 PM से स्टार्ट होगा, और कल रात 10 PM तक है। मतलब दे हैव लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व द क्विज। अच्छा सही, फिर तो ठीक है, फिर तो सही है। चले फिर आप लोग अपना क्विज करें साल, और नेक्स्ट फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर फॉर द लेक्चर्स। स्टूडेंट स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। स्लाइड्स जैसे ही मुझ तक पहुंचेंगी मैं आप लोगों को डिलीवर कर दूंगी। विद दैट आपके जो ऑफिशियल कोऑर्डिनेटर्स हैं इस्लामाबाद के अलग हैं, सर नवीद है, मैडम नौरीन है, मैडम फरीहा हैं, लाहौर का मैम रुखसार है, वो आपको खुद डील करेंगी, वो सब आप लोगों को भेज देंगे। लाहौर के कोऑर्डिनेटर का सॉरी मुझे नाम नहीं आता, अदरवाइज मैं जरूर कर देती हूँ। ऑनलाइन वालों को ऑनलाइन वाले देंगे, ऑन कैंपस वालों को ऑन कैंपस देंगे। एज सुन एज पॉसिबल मुझे स्लाइड्स रिसीव होंगी तो मैं इसी तरह अगर नेक्स्ट लेक्चर में होस्ट हुई तो मैं शेयर कर दूंगी। सर अली की मैं स्लाइड्स भेज दूंगी, मैं चैट ऑफ कर रही हूँ ताकि सर अली की स्लाइड्स आप लोगों को मिल जाए। जो बच्चे लैपटॉप से ऑनलाइन है उन्हें रिसीव हो जाएगा, जो मोबाइल से ऑनलाइन है वो अपने रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर से लीजिए। स्टूडेंट्स चेक करें अपना इनबॉक्स, सर अली की स्लाइड्स आप लोगों को शेयर होगी हैं, आप लोग डाउनलोड कर लें। जो जो मोबाइल से हैं वो उन्हें मिल जाएगी। यस सर अहमद हैं लाहौर के, थैंक यू सो मच। जो जो अभी मैंने अभी अपलोड हो रही है बेटा, हो जाएगी विद इन अ मिनट और 2 मिनट आपको डिस्प्ले हो जाएगी। और आज की स्लाइड्स जो हैं वो नहीं अभी तक मुझ तक पहुंची, जैसे पहुंचेंगी मैं आपको सेंड कर दूंगी। और लैपटॉप वालों को मिल जाए, सामने शो हो रही होगी चैट बॉक्स में। इन केस उनको नहीं हो रही, डोंट वरी, आप लोगों को आपके रिस्पेक्टेड होस्ट दे देंगे। व्हाट्स योर नेम? सलीम अब्बासी, आप मोबाइल से डोंट वरी, आपके रिस्पेक्टेड कोऑर्डिनेटर्स आपको दे देंगे। yes, those who want to leave the class, leave this meeting. If anyone want to ask anything you can ask.